बैरून मुल्क की मदद से रजीम चेंज की जा सकती है पाकिस्तान में। एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। सारी कौम को आज मुबारक देता हूँ। मैंने प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें। आज हमने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है। बहुत गलत मैसेज किया है और बाकी फैसले सुप्रीम कोर्ट करने हैं। आर्टिकल 6 लगेगा स्पीकर के ऊपर भी और इमरान खान कहते थे कि मैं आखिरी बाल तक खेलता हूँ, हारे हो तो बाल लेके भाग गए हो। मैं कौम को आज कहता हूँ कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें। जो हरकत की है आर्टिकल 6 इमरान खान साहब पर लागू होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। एमकेएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने बरमला कहा कि आज हमने वादे तौर पर ऐलान कर दिया कि हम एक बनाना रिपब्लिक हैं। गुज़श्ता रात हमने कहा था कि इतवार का दिन बड़ा अहम होगा, लेकिन इतना अहम नहीं समझा गया जितना आज हो गया, क्योंकि आज सियासत भी चमकी, आज पार्लियामेंट में भी इवेंट्स हुए और फिर अदालत भी इन्वोक हो गई। कल भी अदालत रहेगी। आज सुओ मोटो नोटिस हुआ बाकायदा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम पहले भी पाकिस्तान की सियासत पर देख चुके हैं। डिप्टी स्पीकर ने अदम एतबाद की तहरीक को इसलिए रिजेक्ट किया कि आज के उस वक्त के वजीर कानून फवाद चौधरी साहब ने आइन के आर्टिकल 5A को इन्वोक कर दिया था। अभी उस साजिश की ना तहकीकात हुई, ना उस साजिश के अवामिल और मुहर्रिकात का जायजा लिया गया, लेकिन उस साजिश की बुनियाद पर आज एक आईनी अमल में रुकावट आई। जी अपोजिशन कहती है, हुकूमत कहती है कि हमने एक बड़ा सरप्राइज दे दिया। हम इस हवाले से आज आईनी और कानूनी नुकात पर बात करेंगे। बहुत ही डिस्टिंग्विश गेस्ट हमारे रूबरू हैं, हमारे साथ हैं बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब, कानूनदान हैं, मारूफ एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जनाब बैरिस्टर इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, मारूफ कानूनदान, बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब आपने वक्त दिया। हमारे साथ मौजूद हैं ऑनरेबल जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। और नाजरीन, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब कानूनदान हैं, साबिक वफाकी वजीर हैं, स्पेशली हमारे लिए उन्होंने टाइम निकाला है। मैं उन्हीं से ही प्रोग्राम का आगाज करता हूं। 2-3 मैं पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछता हूं क्योंकि वो एक मीटिंग से बाहर निकल कर हमारे लिए बात करने आए। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सैफ साहब। सबसे पहले तो जब अदालत की तरफ से एक्टिविटी सामने आई तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम देखते हैं कि इतवार को भी भला अदालत खुलती है। ये कहना हुकूमत की तरफ से इतनी हैरानगी का इजहार किया गया, कोई खौफ है अदालत से? नहीं जी, मेरे ख्याल में कोई खौफ वगैरह अदालत से नहीं है। अदालतों पर पूरे एतमाद है और इसी एतमाद ही की वजह से मैं ये भी कहना चाहूंगा कोई भी बात करने से पहले कि चूंकि ये एक सब जुडिस मैटर है और अदालत ने इसका नोटिस ले लिया है, इसलिए इस पर बात करना या इसके बारे में ज्यादा कमेंट्स करना और इसकी तशरीह और तोज़ीह करना भी मैं समझता हूं कि इससे भी हमें किसी हद तक इज्तनाब करना चाहिए। लेकिन बावसूरत जहां तक फवाद चौधरी का ताल्लुक है तो उनका कहने का मकसद ये था कि अदालतें अगर कोई गैर मामूली अंदाज में किसी वाक़े का नोटिस लेती हैं तो उससे यकीनन सवालात पैदा होते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हुआ फवाद चौधरी साहब का मौक़िफ़ यही है और यही मेरा भी मौक़िफ़ है कि वो पार्लियामान की एक अंदरूनी प्रोसीडिंग है, पार्लियामान का एक इस्तेहकाक है और वो इस्तेहकाक ये है कि पार्लियामान के अंदरूनी प्रोसीडिंग्स को आर्टिकल 69 की 6(1) के तहत किसी और फोरम पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो उसी तनाजर में फवाद चौधरी साहब ने ये बात की थी और मैं उनकी इस बात को इस हद तक एंडोर्स जरूर करता हूँ कि अदालत अगर समझती है कि उसका इस्तेहकाक बनता है तो वो जरूर नोटिस ले। लेकिन मेरा जाती ख्याल भी यही है कि इन हालात में और इन सवालात पर अदालत को पार्लियामान की अंदरूनी प्रोसीडिंग्स को ज्यादा जो है प्रोब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो मैटर्स हैं और जो बातें हैं वो फैक्चुअल भी हैं। वैसे भी आर्टिकल 184 के तहत फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज में अदालत जा नहीं सकती, लीगल इश्यूज पर बात जरूर हो सकती है। वो अगर अदालत करना चाहे बिल्कुल करेगी, उसका इस्तेहकाक और सवाबदीद है। लेकिन
ये मैटर क्योंकि पार्लिमान की जुरिस्डिक्शन में आता है, इसलिए अदालत की जो जुरिस्डिक्शन है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत महदूद है। ये बात शायद फवाद चौधरी ने इस तनाजुर में की थी और मैं इसको इसी तरह से इंटरप्रेट करता हूँ। ये फरमाइए कि एक तरफ इस साजिश की बुनियाद पर आज नो कॉन्फिडेंस रिजेक्ट हो गई, अब उसी अपोजिशन को जिसने ये साजिश बकौल हुकूमत के तैयार की थी, उसी अपोजिशन को कहा जा रहा है कि आप इलेक्शन लड़ें, कोई कानूनी कार्रवाई होगी, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जा रही है। कनेक्ट कैसे करें हम इन दो चीजों को? ये सवाल तो मैं समझता हूँ अगर आप पाकिस्तान की अदालतों से करें तो ज्यादा बेहतर होगा पराचा साहब, क्योंकि अपोजिशन के दो बड़े बड़े रहनुमा, जो एक जिनमें से वजीर आजम पाकिस्तान का मुतवक्का उम्मीदवार था और एक उनका बेटा जो है वो वजीर आला पंजाब का मुतवक्का उम्मीदवार, क्या वो तो बल्कि अपने नॉमिनेशन पेपर्स वहां जमा करा के आज इलेक्शन के जीतने की ख्वाहिश में लाहौर में असेंबली में आया हुआ था। आप उनसे उनके बारे में अगर अदालतों से पूछें कि क्यों इनके खिलाफ आज तक प्रोसीडिंग जो है वो किसी मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंची, सालों साल हो गए हैं अदालतें उनके मुकदमे को सुन रही हैं और लंबी लंबी तारीखें दे रही हैं। मेरे ख्याल में उन पर तो फर्द जुर्म भी आयद होनी थी, जो कि फरवरी के महीने से इल्तिवा का शिकार है। तो ये तमाम सवालात तो कोई अदालत का नुमाइंदा ही आपको बेहतर दे सकेगा, लेकिन अलबत्ता जहां तक उनकी सियासी हैसियत का ताल्लुक है तो पाकिस्तान के आईन और कानून के तहत वो असेंबली के मेंबर हैं और असेंबली में अपोजिशन के लीडर हैं, इसलिए बाय डिफॉल्ट जो है और अपने इस ओहदे की के तनाजुर में उन्हीं के पास जो है इस तरह की ऑफर जाएगी। बैरिस्टर साहब, लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन। चूंकि ये साजिश है, हुकूमत कोई तहकीकात करेगी? जहां तक साजिश का ताल्लुक है, साजिश क्या, आप तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी इसको डिस्कस किया है और उस पर उन्होंने एक एक्शन भी लिया है और ये बात भी वाज़ेह हो गई है कि अमेरिका या जो भी ताकत पावर है उनकी कोशिशें इसमें रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब रह गई उसकी फैक्चुअल डिटेल्स में जाना और कंस्पिरेसी को प्रूव करना। उसके लिए आप जो है फवाद चौधरी साहब ने कल संभालने के बाद, वजारत कानून की जिम्मेदारी संभालने के बाद एक कमीशन का ऑर्डर भी किया है जिसका काम ही यही होगा, मैंडेट यही होगा जो इसको प्रूव करेगी। लेकिन असेंबली के चूंकि अपने उसूल और कवायद और जवाबित हैं, मैं समझता हूं कि किसी उसकी बजाय जो है आप असेंबली इस बात का कॉग्निजेंस ले सकती है, स्पीकर इस बात के कॉग्निजेंस लेकर उसकी बुनियाद पर कोई फैसला कर सकती है कि और एटलीस्ट जहां तक इनके हवाले से साजिश की कन्विक्शन का ताल्लुक है तो उसके लिए कानूनी प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर इन्वोक कर दिया गया और मेरे ख्याल में वो अपना वक्त लेगा और उस पर वो फैसला हो जाएगा। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज सबको नोटिस जारी कर दिए, सदर ममलिकत को भी हो गया, वजीर आजम को भी हो गया, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को भी हो गया। दो इश्यूज हैं, एक तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से और दूसरा असेंबलियां तोड़ने के हवाले से। तो क्या असेंबली तोड़ने वाला इकदाम भी वापस किया जा सकता है अगर अदालत समझती है कि सब कुछ मालाफाइडी था? राज साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? सलमान अकरम राज साहब को मेरी आवाज नहीं जा रही। इरफान कादिर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मैं सुन सकता हूं आपको। यही सवाल आपसे है कि नोटिस हो गए सबको और आज इतवार के रोज हुकूमत को बड़ा अचंभे की बात लगी कि इतवार को आज क्यों सुप्रीम कोर्ट आ गई है। क्या ये सारा कुछ वापस हो सकता है अगर मालाफाइडी नजर आ जाती है अदालत को आज के इस ऑर्डर में जो कि डिप्टी स्पीकर ने दिया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन रिजेक्ट हो सकती है? देखें, सुप्रीम कोर्ट एट द मोस्ट जो चीजें आइन में लिखी हुई हैं उन्हीं के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट अहकामात उस वक्त जारी कर सकता है। जहां तक बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा कि असेंबली के जो मामलात हैं वो मुबर्रा हट के हैं, सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार अलग है, वो उस चीज को हमें समझना चाहिए कि ये जो इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं स्पीकर साहब, वो दो किस्म के इख्तियारात हैं। एक वो इख्तियारात हैं जो कि उनका दायरा इख्तियार में आते हैं और दूसरे वो हैं जो वो अपने दायरा इख्तियार से तजावज करके इस्तेमाल करते हैं। तो जो दायरा इख्तियार से तजावज करके इस्तेमाल करते हैं वो तो स्ट्राइक डाउन कोर्ट कर सकती है, लेकिन जो दायरा इख्तियार में आते हैं वो नहीं कर सकती। जैसे कि फहमीदा मिर्जा ने
जब मैं अटॉर्नी जनरल था तो मुझसे राय ली थी और गिलानी साहब के बारे में कि उनसे कोई डिस्क्वालिफिकेशन सरजद हुई है कि नहीं, तो मैंने वहां पे कहा था कि अदालत का फैसला गलत है और उनको कंटेम्प्ट भी गलत लगाई गई है और कोई भी कंटेम्प्ट उन्होंने नहीं की और वो इसलिए वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते। और फहमीदा मिर्जा जब स्पीकर थी तो उन्होंने मुझसे एग्री किया था, बावजूद कि उनका फैसला दुरुस्त था। सुप्रीम कोर्ट ने गिलानी साहब को उसके बावजूद एक बेंच लगा के तो डिस्क्वालीफाई कर दिया था। तो यहाँ पे तो सरीहन इख्तियारी कोई नहीं है, क्योंकि जो सिंगल एजेंडा था कौमी असेंबली में वो ये था कि वोटिंग होनी थी, वोट्स गिने जाने थे कि ये डिस्क्वालिफिकेशन की फेवर में कितने और अगेंस्ट, नो कॉन्फिडेंस की फेवर में कितने और नो कॉन्फिडेंस के अगेंस्ट कितने हैं, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं था। और अगर थोड़ी देर के लिए हम मान भी लें कि चलो जी इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी का इशू था, तो फिर इतनी उजलत में इतनी जल्दी से स्पीकर साहब ने सुना तक नहीं दूसरी पार्टी का मौकफ, और ये जो प्रिज्यूम कर लिया कि वाकई नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई है, इससे तो क्लियरली ये चीज एस्टैब्लिश होती है कि स्पीकर साहब ने एक वॉइड ऑर्डर पास किया है, क्योंकि कबल मसीह से लेके आज तक और दौरे जाहिलिया में भी इस तरह के ऑर्डर्स, जबकि किसी को सुना ही ना जाए और ऑर्डर पास कर दे इस तरह कोई भी फोरम, तो इन ऑर्डर्स को कानूनी इस्लाम में वॉइड एब इनिशियो ऑर्डर्स कहते हैं। तो इस ऑर्डर की तो वैसे ही कोई हैसियत नहीं है। और इसमें आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट कल ये वजाहत कर देगी कि असेंबलियां तहलील ही नहीं हुई, क्योंकि जिस वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई हो वो अदम एतमाद की तहरीक के दौरान वो डिसोल्यूशन कर ही नहीं सकता वो वजीर आजम, लिहाजा कोई डिसोल्यूशन नहीं हुई। और आइन में जो जो चीजें होनी है आइन के मुताबिक, वो उसका जो भी एक वक्त मुतय्यन है, अगर उस वक्त में ना भी किया जाए तो फिर भी होगा। मसलन नो कॉन्फिडेंस जो है उसको पाया तकमील तक हर हालत में पहुंचना है। तो सुप्रीम कोर्ट इसके अलावा बियॉन्ड दैट कोई ऑर्डर नहीं कर सकती, और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल पाबंद है कि आइन को फॉलो करे, और आइन को फॉलो करते हुए यही दो रास्ते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, इसके अलावा कोई और रास्ता उसके पास नहीं है। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब, आप मुझे अभी सुन सकते हैं? जी मैं सुन सकता हूं। थैंक यू फॉर योर टाइम सर, ऑलवेज मोस्ट वेलकम। सुप्रीम कोर्ट ने अभी आज ये भी हुक्म दे दिया कि आईनी इदारे, आईनी ओहदेदारान मावराए आइन इकदामात से गुरेज करें। ये क्यों कहना पड़ा? अभी तो कैबिनेट भी नहीं है, अभी तो कोई और सिस्टम भी नहीं है। वजीर आजम को तो सदर ने अब 94 के अंडर कहा है कि आप काम जारी रखें जब तक इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बनती। देखिए, ये वैसे ही एक हिफ्ज़े मातकद्दुम के तौर पे बात की है। जाहिर है किसी को भी मावराए आइन अमल करने का तो वैसे भी कोई हक हासिल नहीं है, ऑर्डर ना भी हो अगर अदालत उस्मा का, वो बात तो अपनी जगह है। लेकिन एक तरह से मजीद ताकीद की है ये सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई ये ना समझे कि इस सूरत हाल में, जिसको कुछ लोग बहरानी सूरत हाल कह रहे हैं, तो गैर आइनी कदम उठाने की जरूरत है। ये तमाम मामला आइन और अदालत के जरिए तय हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी बैरिस्टर साहब मेंबर बन गई, वो आ गए बाकायदा। पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 2-3 पिटीशन की तो बड़ा एतराज आया हुकूमत की तरफ से। अब चूंकि वो काबीना नहीं है, वजीर आजम इमरान खान इंटरिम गवर्नमेंट तक वजीर आजम है, तो अब उनका कंसर्न अपनी जगह। कोर्ट इधर बार एसोसिएशन को इनवाइट कर रही है कि आप भी पार्टी बने। इसमें हुकूमत एक तरह का अपने आप को विक्टिमाइज नहीं महसूस करेगी? नहीं, विक्टिमाइज किसी सूरत हुकूमत अपने आप को नहीं तस्वुर कर सकती। जो हुआ है आज, ये एक पाकिस्तान की तारीख का शर्मनाक तरीन वाकया है। इस हुकूमत ने जो किया है, जो मनसूबा साजी की है, इसके जरिए स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को उसमें शामिल किया है, उसके बाद किसी किस्म की भी मैं समझता हूँ इस हुकूमत को विक्टिम महसूस करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये हुकूमत सरासर यहाँ पे जाबिर है, इसने हमला किया है आइन पे, आइन को पामाल करने की कोशिश की है। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से ज्यादा वीकेंड को सुनती है, स्टेक होल्डर्स को सुनती है, उनकी राय लेती है, तो ये अच्छी बात है। आइन का आर्टिकल 69 जो है प्रोसीजर की हद तक स्पीकर को तहफ़्फ़ुज़ देता है या पार्लियामान में किए गए मामलात को तहफ़्फ़ुज़ देता है। ये नहीं हो सकता कि पार्लियामान में आप एक जुर्म दर्ज करें और कोई अदालत उसका जायजा ना ले सके। तो ये बहुत ही अहम मामला है, और इस तरह का मामला मैं समझता हूँ ढूंढने के लिए हमें सन 54 तक जाना पड़ता है। गुलाम मोहम्मद
सिकंदर मिर्जा ने जो कुछ आइन के साथ किया उसको देखना पड़ता है। आज सीरियन आइन के साथ एक खिलवाड़ हुआ है, ये शर्मनाक तरीन दिन है हमारी आइनी तारीख का। बैरिस्टर सैफ साहब, अगर आइन की तारीख देखी जाए सियासी मामलात में तो जस्टिस मुनीर वाले केस से लेकर रिसेंट पास तक हमें यही कुछ नजर आता रहा है। क्या हम अपनी तारीख से फिर नहीं सीखते? मेरे ख्याल में आइन की जो इंटरप्रिटेशन की तारीख सुप्रीम कोर्ट की है वो पराचा साहब इतनी भी भयानक और काली नहीं है जितना हमें वो किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत अच्छे फैसले भी आए हैं, बहुत ऐसे फैसले आए हैं जिन पर हम फख्र भी कर सकते हैं। और जहां तक इस पर्टिकुलर इशू का ताल्लुक है, एक चीज जरूर जहन में रखें कि इस फैसले पर या आज का जो प्रोसीडिंग्स हुई है इस पर आप एतराज भी कर सकते हैं, इस पर आप नुक्ताचीनी भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज जहन में जरूर रखें कि ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन था, एक पॉलिटिकल इशू है। और पॉलिटिकल इश्यूज में हमेशा जो है एक तो कंट्रोवर्शियल होते हैं, जाहिर है एक मौक़िफ़ जो है एक पार्टी का एक मौक़िफ़ होता है, दूसरा मौक़िफ़ होता है। उसके साथ साथ बरतानिया की अदालतों ने भी और पाकिस्तान की अदालतों ने भी डिफरेंट केसेस में कर्नल फरजंद अली केस था उससे लेकर आज तक जो अभी मार्च 31 को एक सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला किया है जिसमें मैं खुद भी वकील था, अली जफर साहब भी वकील थे। हम दोनों ने एक चेयरमैन सेनेट और यूसुफ रजा गिलानी के हवाले से इलेक्शन का जो सेनेट का जो केस जो सात वोट काउंट करने का इशू था उस पर हमारा ही केस है जिसमें हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। तो इन तमाम फैसलों में मुख्तलिफ ट्रेंड्स जो है वो नजर आते हैं, लेकिन जो एक बुनियादी सवाल है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा इज्तिनाब करती रही है पार्लियामान के अंदरूनी प्रोसीडिंग से। अब वो प्रोसीडिंग किसी के ख्याल में गलत हो या सही हो, यहां तक भी केस है। मैं आपको शायद जो अजहर सदीक केस है 2012 का सुप्रीम कोर्ट 774 पे CID में जो रिपोर्ट हुआ है उसमें तो बड़ी वजाहत के साथ ये बात है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, शायद मैं ये साइटेशन शायद मैं श्योर नहीं हूं कि यही है या एक और है, लेकिन फिर तो यहाँ तक भी कहा गया कि अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का गैर का कोई ऐसा अमल है कि जिसके बारे में सवाल उठते हैं कि वो प्रोसीजरली गलत है, उस पर भी जो है आप जो है वो उसको क्वेश्चन किसी कोर्ट में नहीं कर सकते, क्योंकि इन तमाम मसाइल का हल पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। पार्लियामेंट में आप से बाहर आप तभी आ सकते हैं अगर पार्लियामेंट के अंदर पॉलिटिकल रेमेडी कोई ना हो, पार्लियामेंट्री रेमेडी ना हो। मेरी राय में ये जो आज का वाकया हुआ है इसके अंदर जरूर लीगल सवालात उठे हैं, लेकिन वो ऐसे साहब माजरत के साथ ये भी ऐड कर लें, ये अगर तो अदालत जैसे आप फरमा रहे हैं और दुरुस्त आप फरमा रहे हैं, जाहिर है आप बैरिस्टर हैं, आप केसेस पढ़ते हैं, अगर ऐसी ही बात है तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया, इतवार के रोज ऑर्डर किया, उन्होंने कहा करंट सिचुएशन यानी आज ही की सूरत हाल पर वो देखना चाह रहे हैं, तो फिर जरूरत तो नहीं थी, अगर कोर्ट इतना ही क्लियर होती तो आज ये अदालत ना लगती छुट्टी वाले दिन। तो मैंने तो पराचा साहब आपको शुरू में पहले जुमले में ही आपके पहले सवाल के जवाब में कह दिया था कि मैं जाती तौर पर इस बात के फेवर में नहीं हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इसका सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है, उन्होंने इख्तियार इस्तेमाल किया और लिया। मैं उससे इख्तिलाफ करता हूं, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के आगे झुकता हूं, उनकी जुरिस्डिक्शन और उनकी सवाबदीद के आगे। मैं ये समझता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है तो बिल्कुल उसको अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचाए, लेकिन मैं इख्तिलाफ करता हूं इस बात से कि सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामान के अंदरूनी मामलात में एक खास हद से ज्यादा मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। यही हमारी जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर का निजाम है और जो फलसफा है उसके फेवर में है। ठीक है, पार्लियामान से भी गलतियां होती हैं, बाकी इदारों से भी गलतियां होती हैं, उन गलतियों को ठीक भी करना चाहिए, लेकिन जो उनकी जुरिस्डिक्शन है उसका भी ख्याल और जो है एक किस्म का जो तकद्दुस है उसका ख्याल भी रखना चाहिए। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, बुनियादी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये जो बहरान है आज वाकई बहरान पैदा हुआ जिसे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कहते हैं कि बनाना रिपब्लिक का हमने ऐलान किया है, ये बहरान बुनियादी तौर पर सियासी बहरान है, आईनी बहरान है, या फिर जो साजिश हुई है उसके तनाजुर में ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहरान है? ये मुल्की सलामती कोई इतनी ऑर्डिनरी चीज नहीं है। सिर्फ ये कहना कि किसी ने कोई बात कर दी, किसी ने कोई लेटर लिख दिया,
इससे मुल्क की सलामती पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुल्क की सलामती तो उस वक्त इन्वॉल्व होती है जबकि कोई ऐसी एक्शन हो जिससे कि मुल्क को नुकसान हो। यहाँ पे तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब चीजें सियासी हैं और ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है और वोटिंग, उसको रोकने के लिए ये सब तरकीब इस्तेमाल की जा रही है। बड़ी जबरदस्त जस्टिस शाइक उस्मानी साहब ने बात की कि कौमी सलामती कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बात कर दे और फिर उसको खतरा पड़ जाता है। मैं नादरीन यहाँ ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल मामलात हैं इसकी बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं। एक एक स्टेटमेंट को परखा जाता है, सोचा जाता है, उसके तनाजुर में फिर हम बात करते हैं। ये सब बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। आज के वाकयात के हवाले से मुल्क की सियासत के जो आईनी और कानूनी पहलू बने, हम उन पे बात कर रहे हैं। बैरिस्टर सैफ साहब, डिप्टी स्पीकर साहब ने ये ऑर्डर पढ़ा और कहा कि जब क्लोज कर रहे थे तो उन्होंने स्पीकर का नाम लिया कि स्पीकर की अथॉरिटी से है। ज़ाहिर कानून के हवाले से मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, अगर कल को कोई लायबिलिटी बनती है तो वो स्पीकर पे बनेगी या डिप्टी स्पीकर पे बनेगी? मेरे ख्याल में ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन ये लाइबिलिटी बनेगी ही नहीं। मैं तो इस बात से इस तरह से इनकार करता हूँ कि एक्शन को जी आप हंस रहे हैं मेरी बात पर, लेकिन ये मेरा लीगल ओपिनियन है। आप इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, इस पे हंस नहीं सकते। मैं ये समझता हूँ कि आप ये जो इशू है इसकी इंट्रिकेसीज में, इसके डिटेल्स में, इसके फैक्चुअल जो एंगल्स हैं उनमें किसी आउटसाइड इदारे को इख्तियार ही नहीं है कि वो आए और वो ये बात करे, इसलिए ये सवाल ही नहीं पैदा होता। जहां तक ताल्लुक है डिप्टी स्पीकर का नाम लेने का, तो स्पीकर का ऑर्डर उन्होंने पढ़कर सुनाया। एक्चुअल इशू यह है कि स्पीकर एक सब्स्टिट्यूट होता है डिप्टी स्पीकर के लिए। अगर स्पीकर किसी वजह से ऐवान में मौजूद ना हो तो कार्रवाई डिप्टी स्पीकर चलाता है। तो मेरे ख्याल में ये जो ऑफिस ऑफ द स्पीकर है, बेसिकली ये उसी ही की जो रिप्रेजेंटेशन है जो डिप्टी स्पीकर ने की, और जब उन्होंने नाम पढ़कर लिया तो इसका मतलब है कि इस ऑर्डर पर स्पीकर साहब ने दस्तखत किए हैं। उन्होंने वो ऑर्डर वहां पढ़कर सुनाया और उसके बाद उन्होंने जो भी उस पर अमल दरामद था वो करवाया। तो बेसिकली ये ऑफिस ऑफ द स्पीकर जो है वही रिस्पॉन्सिबल है इस सारे मामले का। अच्छा, मैं कोई खुदा न खास्ता किसी ऐसी वैसी बात पे नहीं हंस रहा था, मैं उस प्रिजम्पशन पे बात कर रहा था कि आप सिरे से कह रहे हैं कि लायबिलिटी लगती नहीं है, हालांकि अदालत में केस है। इरफान कादिर साहब में जी बैरिस्टर साहब, मैं पराठे साहब ये कह रहा हूँ कि मेरे नुक्ते नजर में नहीं बनती। अदालत ने नोटिस लिया है ना, तो अदालत ने कोई रूलिंग नहीं दी, कोई फैसला नहीं किया। जब फैसला करेगी तो फिर अदालत उसके बारे में तफसील से हुक्म भी देगी, तो फिर देख लेंगे। हो सकता है अदालत मेरी बात से इत्तेफाक करे, हो सकता है ना करे। अभी तो मैं अपना ओपिनियन आपको दे रहा हूँ। जी, एंड आई रियली रेस्पेक्ट योर ओपिनियन, रेस्ट अश्योर्ड सर। इरफान कादिर साहब, अभी अदालती फैसलों की बात हुई, नजीरों की बात हुई। हम देखते रहे कि हमारी अदालतों ने मार्शल को भी सैंक्टिफाई किया, हमारी अदालतों ने सियासी लीडरों को भी फांसी चढ़ाया। अभी तो ये मामला कल टेक अप होना है, 3 रुकनी बेंच से 5 रुकनी बेंच बन गया। कुछ तवक्कुआत तो रखी जा सकती हैं। फतेह खान बंदयाल के फर्जंद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल अता बंदयाल साहब से आप क्या तवक्कुआत वाबस्ता रखते हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि अभी आप बैरिस्टर सैफ साहब से एक बात कर रहे थे जो कि मैं समझता हूं कि उस पर जरा थोड़ा सा मैं रोशनी डालना चाहता हूं। जी कि जो आइन की वायलेशंस होती हैं वो 2 किस्म की होती हैं। एक वो वायलेशंस होती हैं जो कि सिर्फ आइन की सिंप्लिसिटर वायलेशंस होती हैं, लेकिन वो किसी तरह से भी सबवर्शन या हाई ट्रीजन या एब्रोगेशन नहीं बनता। एक दूसरी वायलेशन होती है जहां पे कि आइन के स्पेसिफिक प्रोविजंस को थ्वाट करके एक हुकूमत जो कि नो कॉन्फिडेंस जिसके खिलाफ बिल्कुल होने वाला था उसको मुसल्लत करने की कोशिश की जाए और नो कॉन्फिडेंस का रास्ते को रोकने की कोशिश की जाए, तो वो वाली वायलेशन जो है वो सबवर्शन में आती है। अब रहा आपका दूसरा सवाल आपका ये था
کہ عدالتوں کے فیصلے آئے ہیں جہاں پہ کہ انہوں نے سیاستدانوں کے بھی حق میں فیصلے دیے اور خلاف بھی دیے اور مارشاء اللہ کے خلاف بھی دیے اور مارشاء اللہ کے اگینسٹ بھی دیے. تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے اور یہ فیکٹ ہے کہ عدالتوں نے جہاں یہ فیصلے دیے کہ اگر ملک آئین کے مطابق نہ چلے تو پھر جو سب سے منظم قوت ہے اس کو ریاست کو بچانا چاہیے اور اس وقت ملک کی باغ دوڑ سنبھال لینی چاہیے تاکہ ملک کو دوبارہ جمہوریت کی راہ پہ گامزن کیا جائے. تو وہاں عدالتوں نے یہ بھی کہا کہ جن اشخاص کے اس طرح کے اقدام جو تھے ان کو ویلڈ قرار دیا گیا. بعد میں عدالتوں نے کہا کہ ان کو تو ڈی چوک میں آپ لٹکا دیں اور ان کی تو لاش کو بھی گھسیٹیں. اس طرح کی باتیں بھی انہی عدالتوں نے کی ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے اگر فیصلے جو ہیں یہ اتنے انکنسسٹنٹ ہیں کہ عدالتوں کو نہ صرف اپنے غلط فیصلے جو ہے ریوزٹ کرنے چاہیے بلکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ عدالتوں کی لیجیٹمیسی جو بنی ہوئی ہے اس کو بھی ایگزامن کرنا چاہیے تاکہ ایسی عدالتیں ہمارے یہاں پہ ہوں جو کہ کنسنسس اورینٹڈ عدالتیں ہوں. فار ایگزامپل کہ وہ لیگلی بھی صحیح طور پہ بنی ہوں اور تمام سب کے کنسنسس کے ساتھ وہ ججز جو آئے ہوں. اس وقت کی جو موجودہ عدلیہ ہے اس میں اس طرح کا جو کنسنسس ہے وہ نہیں شامل کیونکہ افتخار چودھری صاحب کی اپنی بحالی جو ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کس طرح سے ہوئی تھی. وہ آرمی چیف نے فون کیا تھا اعتزاز احسن کو اور پھر ایک ایگزیکٹو آرڈر سے وہ بحالی ہو گئی تھی اور اس کے بعد جو انہوں نے اپنی اپوائنٹمنٹ بہت ساری کر دی اور اپنی مرضی سے ججز رکھ لیے. اور اگر جنرل مشرف نے 30 ججز نکالے تو انہوں نے 70 ججز ان میں سے وہ نکال دیے جو کہ کانسٹیٹیوشنلی اپوائنٹڈ تھے. اور جب مجھے سپریم کورٹ نے یہ سوال کیا کہ ہم کیوں نہ جنرل مشرف کو ٹرائی کریں ہائی ٹریزن کے لیے تو میں نے کہا آپ مت کریں, اس طرف مت جائیں. اگر آپ اس طرف جائیں گے تو جنرل مشرف نے اگر 30 ججز کو انکانسٹیٹیوشنلی نکالا ہے, آپ نے 70 ججز کو انکانسٹیٹیوشنل نکالا ہے, تو اگر جنرل صاحب کو آپ لگائیں گے ہائی ٹریزن تو آپ کو ایگریویٹڈ ہائی ٹریزن لگے گا. یہ میں نے سپریم کورٹ کے سامنے بات کی اور اس وقت کی سپریم کورٹ یہ سن کے انہوں نے وہ ٹریزن کا جو کیس تھا اس کو جب تک میں اٹارنی جنرل رہا لگنے ہی نہیں دیا. تو یہ سارے فیصلے ہمارے سامنے ہیں عدالتوں کے. پھر یہ بھی فیصلے ہمارے سامنے ہیں, ساری دنیا کو پتا ہے, ایک قانون کے ایک ادنا سے اسٹوڈنٹ کو بھی پتا ہے کہ آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا تاحیات نااہلی, لیکن یہاں پہ سپریم کورٹ نے جو چیز لکھی ہی نہیں ہوئی جو کہ سرین خلاف ورزی ہے کلاس 2 آف آرٹیکل 175 کی, انہوں نے اس کو تاحیات نااہلی کے تحت ایک قسم کا کانسٹیٹیوشن ہی اپنا لکھ ڈالا. کیا سپریم کورٹ اس طرح کی کانسٹیٹیوشن لکھ سکتا ہے؟ اور ان ججز نے لکھ دیا جو کہ اپنی اگر ان کی اتفاق کی بات ہے بیرسٹر صاحب کہ ابھی پھر 63A والا جو کیس لگا ہوا ہے وہ پتہ نہیں اب اس کی آئندہ پروسیڈنگز کب ہونی ہے, کیونکہ اب تو پہلے یہ پرائرٹی آ گئی. تو اس میں بھی تو یہی کوشچن ہے نا کہ نااہلی ڈیفیکشن کلاز کے انڈر 63A کے انڈر 1 ٹائم ہے, یہ 5 ایئرز ہے, یہ تاحیات ہے. جی یہی کوشچن ہے. تو ہو سکتا ہے کورٹ ابھی جو ہے وہ ڈٹرمن کر دے باقاعدہ طور پر اور اس کو اگر کوئی پچھلے فیصلوں سے لنک کرنا چاہے. میں ذرا جسٹس شائق عثمانی صاحب کی رائے لے لوں. شائق عثمانی صاحب, آج جو کچھ ہوا اس میں آئین ہی کے آرٹیکلز کے ریفرنس آتے رہے. مثلا 94 کا ریفرنس آیا, 95 کے انڈر تو نو کانفیڈنس آئی ہوئی تھی, 5A کا ریفرنس آیا, 58(1) کا ریفرنس آیا, 48 کا ریفرنس آیا. یہ سارے آئین ہی کے آرٹیکلز ہیں, یہ باہر سے کسی نے کچھ نہیں ڈالا. تو پھر یہ پرزمپشن کیوں ہے کہ یہ سارا کام غیر آئینی تھا؟ دیکھیے میں آپ کو یہ سمجھا دوں بات. جی پلیز. آرٹیکل 95 کانسٹیٹیوشن میں وہ ایک پراپر سسٹم لے ڈاؤن کرتا ہے جس کے تحت کہ آپ نو کانفیڈنس موشن لانچ کر سکتے ہیں اور اس کا کیا ایونچوئل اینڈ ہوتا ہے. اور اس کا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اسپیکر اس کو ایڈمٹ کر لیتا ہے, اس کو ووٹنگ کے لیے ٹائم مقرر کرتا ہے جس طرح کہ یہاں پہ ہوا تھا, تو اس دن ووٹنگ لازمی ہے اور وہ نو کانفیڈنس جو موشن ہے وہ ختم نہیں ہوگا جب تک کہ ووٹنگ کمپلیٹ نہیں ہوگی. اگر ووٹنگ میں میجورٹی کہتی ہے کہ یہ غلط ہے تو پھر نو کانفیڈنس موشن برخاست ہو سکتا ہے. اگر نہیں کہتی تو پھر نو کانفیڈنس موشن برخاست نہیں ہوگا. اب یہاں پہ جو سچویشن تھی وہ یہ تھی کہ سب کو معلوم ہے کہ اپوزیشن کے پاس
वोट्स जो हैं वो दूसरी साइड से, गवर्नमेंट की साइड से ज्यादा थे, तो उस वक्त में उसको सैबोटाज करने की जरूरत थी, वरना वो पास हो जाता। तो उसको सैबोटाज करने का उन्होंने ये तरीका ढूंढा कि उन्होंने स्पीकर से कहा कि आप इसको बर्खास्त कर दें इस ग्राउंड्स पे आर्टिकल 5 जो आप बयान कर रहे हैं। आर्टिकल 5 से इसका कोई ताल्लुक नहीं। आर्टिकल 5 एक ऑर्डिनरी प्रोविजन है, जिस तरह के फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन होते हैं। ये भी हर एक की सिक्योरिटी जो है वो हर एक इंसान की ड्यूटी है सिटीजन की कि वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी का ख्याल रखे, वो तो सब कुछ मालूम है। लेकिन यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं थी, लेकिन उसको इस्तेमाल करके उन्होंने उसको बर्खास्त कर दिया। मेरे ख्याल में ये सरासर गलत काम किया है उन्होंने, ये कॉन्स्टिट्यूशनली गलत था और उसको वोटिंग को होने देना चाहिए था, लेकिन वोटिंग को रोकने के लिए ये किया गया। वोटिंग को रोका इस वजह से, सिंपल आपको मालूम है कि वो ही चाहते थे किसी तरीके से वोटिंग रुक जाए। उसके बाद फिर वो यकीनन वो उनको मालूम था कि वोटिंग रुकने के बाद उनको कुछ करना पड़ेगा, तो उन्होंने इमीडिएटली प्रेसिडेंट को जाके कहा कि आप असेंबली को डिसॉल्व कर दें। असेंबली को डिसॉल्व कर दिए। अब वो कहते हैं आप फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएं। लेकिन इशू ये है कि एक जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशनल एबरेशन गलत काम हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये इस चीज को करेक्ट करने की जरूरत है। और वो अगर वो जो उन्होंने काम किया उसको बर्खास्त करके डिप्टी स्पीकर ने, अगर वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाता है अब सुप्रीम कोर्ट से, तो इसके मतलब कि ये जो डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली है वो भी नल एंड वॉइड हो गई, तो असेंबली वापस आ जाती है। तो ये सब चीजें होंगी और ये मेरे ख्याल में ये करना सही नहीं था और इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं। बैरिस्टर सैफ साहब, ये करेक्ट करना जरूरी है, आप एग्री करते हैं? दोबारा जरा सवाल पूछें, मुझे समझ नहीं आई कि किस चीज की करेक्शन की आप बात कर रहे हैं। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब फरमा रहे हैं कि जो कुछ आज हुआ वो गलत था, उसको करेक्ट करने की जरूरत है। अगर तो हम पहले इस सवाल का जवाब दे दें कि जो कुछ हुआ क्या वो पार्लियामेंट की इंटरनल प्रोसीडिंग्स के जुमरे में आता है, इस तारीख में इस इस्तिलाह की आता है जो आर्टिकल 69 के तहत पार्लियामेंट को इम्यून करती है किसी भी एक्सटर्नल जुरिसडिक्शन से, तो फिर तो जस्टिस उस्मानी साहब का जो पॉइंट है वो वैलिड बनता है। लेकिन अगर मेरी अपनी राय को देखते हुए मैं बात करूं तो मेरी अपनी राय यह है कि इसकी करेक्शन का, अगर तो ये गलत भी है, पहली तो ये इंटरनल प्रोसीडिंग्स है और पार्लियामेंट के अंदर इसको रेक्टिफाई करना चाहिए अगर इसमें कोई मसला भी है। लेकिन अगर क्योंकि ये इंटरनल प्रोसीडिंग है इसलिए इसकी करेक्शन का फोरम जो है वो पार्लियामेंट ही है, बाहर से नहीं हो कि उसमें इंटरफेयर किया जा सकता। अब उसकी जो भी नट्स एंड इफ्स एंड बट्स है और उसके जो भी इंट्रिकेसीज हैं और जो भी उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो उसको ठीक करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अदालत पार्लियामेंट को है, अदालत को नहीं है। अदालत सिर्फ उसी मामले में इंटरफेयर कर सकती है जिसमें इंटरनल प्रोसीडिंग्स के अलावा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हो या कोई ऐसा एक्शन हो जो किसी बाहर के इदारे के साथ डील करता हो। जैसे कि थोड़ी देर पहले इरफान कादिर साहब ने आपको अपने ही केस का हवाला दिया, जिसमें गिलानी साहब का के हवाले से जो स्पीकर का ऑर्डर था उसको अदालत ने रिजेक्ट कर दिया था ऑन द ग्राउंड कि वो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको किया था, एक हुक्म दिया था, ना कि इंटरनल प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट की। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि चूंकि ये एक इंटरनल मामला है, अंदरूनी मामला है, इसलिए ये किसी भी आउटसाइड इंटरफेरेंस से इम्यून है और इसकी रेक्टिफिकेशन अगर हो सकती है तो वो अदालत, वो पार्लियामेंट में ही हो सकती है, किसी और बॉडी में नहीं हो। तो बैरिस्टर साहब, मैं ये समझूं कि हुकूमत का अब कल अदालत के सामने या परसों या जितना भी ये केस चलना है, तो बेसिक कंटेंशन पीटीआई की ये होगी कि ये 69 के अंडर है और अदालत इसको नहीं छेड़ सकती। देखें पराचा साहब, मैं फिर कहूंगा कि अब हुकूमत के वकला वहां कल क्या मौक़िफ़ लेते हैं उसके बारे में मैं जाहिर है कि उनके बिहाफ पे तो नहीं बोल सकता, क्योंकि तो इस वक्त अदालत के सामने पेश भी नहीं हो सकता क्योंकि मैं इस वक्त स्पेशल असिस्टेंट हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उस लिहाज से तो मेरा लाइसेंस सस्पेंडेड है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि अपनी राय देते हुए मैं ये समझता हूँ कि उनका जो प्राइमरी आर्ग्यूमेंट होगा जिसपे वो बेस बनाएंगे वो मेंटेनेबिलिटी का आर्ग्यूमेंट होगा और वो अदालत को ये कहेंगे कि आपकी जुरिसडिक्शन नहीं बनती, ये मेंटेनेबल ही नहीं है ये इशू, इसलिए आप इसमें मुदाखलती ना करें। अगर अदालत इस राय से इत्तेफाक नहीं करती
इस कंटेंशन को एक्सेप्ट नहीं करती और मेंटेनेबिलिटी के इश्यू पे फैसला करती है, तो फिर मामला आगे चलेगा। फिर उसमें और बड़े से आर्गुमेंट्स हैं, बहुत सा केस लॉ है, बहुत जो है वो बहस हो सकती है, लेकिन वो बाद की बात है, वो डिपेंड करेगा कि कैसे सिचुएशन आगे अनफोल्ड होती है। इरफान कादिर साहब, आप खुद अटॉर्नी जनरल रहे हैं माशाल्लाह। अब जो मुझे अभी तक चीज नजर आई है कि पार्लियामेंट का अंदर का मामला है, 69 के अंडर आर्टिकल 69 वाली चीज अदालत उसको नलीफाई करार नहीं दे सकती। क्या हुकूमत के पास महज यही डिफेंस का आर्ग्यूमेंट है, या हुकूमत इसको नेशनल सिक्योरिटी की जो बात हुई, अमरीकी बाहर की साजिश की बात हुई, उसको भी हुकूमत सामने रख सकती है अदालत के? देखें, अगर आर्टिकल 69 वाली बात जो कहा जा रहा है कि ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं और स्पीकर खा उसका दायरा इख्तियार है खा नहीं है, उसको कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो फिर तो मेरा ख्याल है कोई भी हुकूमत अगर आए और वो चाहे तो वो माइनॉरिटी हुकूमत भी हो, स्पीकर भी माइनॉरिटी में हो, चूंकि स्पीकर की रूलिंग है, स्पीकर फिर रूलिंग देता जाएगा आपकी फेवर में और माइनॉरिटी जो है वो मुसल्लत रहेगी मेजॉरिटी पे। आज तो सुना है सबको नजर आ रहा था, जैसे शाइख उस्मानी साहब भी फरमा रहे थे कि वहां पे मेजॉरिटी जो थी वो ऑपोजिशन की थी, इनकी मेजॉरिटी नहीं थी। अगर इनकी ज्यादा लोग इनके साथ होते तो फिर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को होने देते ताकि वो फेल हो जाता। तो इसलिए ये वाली जो तशरीह है, और अगर सुप्रीम कोर्ट भी इसी तरह की तशरीह कर देती है तो मैं तो समझता हूं कि वो सुप्रीम कोर्ट के अपने लिए भी बहुत मुश्किल सूरत हाल होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो पार्लियामेंट से भी ज्यादा अब ट्रायल के ऊपर आ चुकी है सारे मामला में, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने 63A में जब थोड़ी सी मामला लंबा किया था, जो कि बड़ा सिंपल मामला था, तो उससे भी सुप्रीम कोर्ट जो थी वो एक कंट्रोवर्सी में उसने अपने आप को डाला था, और सुप्रीम कोर्ट को अवॉइड करना चाहिए, वो उसको किसी किस्म की कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो ऐसी कंट्रोवर्सी में पहले घुस गए और अब जबकि उनके आने की वाकई जरूरत है तो अब वो कह देंगे नहीं अब हमने नहीं आना, तो ये भी अजीबोगरीब बात है। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट काफी इस वक्त मुश्किल में है और सुप्रीम कोर्ट खुद भी ऑन ट्रायल है। बैरिस्टर सैफ साहब, ये 63 की बार बार बात हो रही है, वो हेयरिंग आप भी उसको बड़ा माइन्यूटली, जाहिर है आप सीनियर कानूनदान हैं, देखते होंगे, हम भी अपने प्रोफेशनल कंजम्पशन के लिए देखते रहे। मुझे याद है एक ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की डिफेक्टेड लोगों के हवाले से, जिन्होंने डिफेक्शन की रादर, के वो वोट भी डालेंगे, यानी वोट कास्ट भी होगा और उनका गिना भी जाएगा। अब आज ना वोट कास्ट हुआ किसी का भी, बाकी उनको तो छोड़े जिन्होंने पार्टी के खिलाफ वोट देना था, ना वोट कास्ट हुआ ना गिना गया। ये चीजें ज़हन में रह तो जाती है ना कहीं। देखिए फराजा साहब, मैं फिर बैक टू अपनी ओरिजिनल आर्गुमेंट पे आऊंगा कि देखें, अगर हर इस अपनी ज्यूरिसडिक्शन को देखते हुए बगैर ये सवाल किए कि कौन क्या कर रहा है, कौन ठीक कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, अगर अपनी ज्यूरिसडिक्शन तक रहे तो मेरे ख्याल में मामला ठीक हो जाते हैं। मसला ये है कि देखिए, पार्लियामेंट को आईन ने कुछ इख्तियारात और कुछ प्रिविलेजेस दिए हैं, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के कुछ इख्तियारात और प्रिविलेजेस हैं। बात यह है कि मेरा आर्गुमेंट यही है, जो आप आर्टिकल 63 की अभी आपने बात की, वहां पर चूंकि आर्टिकल 63 में ड्यूरेशन और ये सवाल ड्यूरेशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, क्लियर नहीं है। दूसरा, उसमें यह सवाल क्लियर नहीं है कि क्या एक बंदा जिसकी नीयत बिल्कुल वाज़ेह हो कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ डिफेक्ट करके जाएगा और वोट देगा, क्या वो उसको वोट देने से रोका जा सकता है मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ प्रिजम्पशन या एजम्पशन के ये जाकर वोट देने लगा है? तो उसमें तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक इख्तियार था आईन को इंटरप्रेट करने का, क्योंकि आईन की इंटरप्रिटेशन काम ही सुप्रीम कोर्ट का है। उसी के पास इख्तियार है कि वो उसकी तोज़ी और तशरीह करे और जहां पर सवालात पैदा होते हैं उन सवालात के जवाब दे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आर्टिकल 69 के मामले में सुप्रीम कोर्ट बड़ी क्लियर है, मुझे इसमें कोई अभाम कहीं नजर नहीं आता। बल्कि मैं आपको ये कहूंगा कि जो फरजंद अली का केस था उसमें बड़े वजाहत के साथ, वो देखें, वो केस था 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें आर्टिकल 111 में पार्लियामेंट को ब्लैंकेट इम्यूनिटी दी गई थी। वहां पर भी उन्होंने जो अपनी रूलिंग दी थी उससे पहले की केसेस में, और उसके बाद हम नीचे आते हैं तो कई और केसेस में
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना जो प्रिंसिपल स्टांस है वो यही रखा है कि जो इंटरनल प्रोसीडिंग के जुमरे में चीजें आएंगी उनमें हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। और अब मैं आता हूं इस बात पर कि अभी 2 दिन पहले, यानी आज 3 तारीख है, 3 अप्रैल है, 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने नईमुल हसन बनाम वफाक पाकिस्तान, नईमुल हसन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान केस का तो वापस कर दिया पिटीशन को, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन को, सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो आर्टिकल 69 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दायरा कार नहीं बनता उस पिटीशन को कंसिडर करने का। उसमें यही बात थी, इसी इशू पर थी और इसी गद्दारी और जो बैनुल अक़वामी साजिश है इसी इशू पे पिटीशन थी, उन्होंने वापस कर दी कि हम नहीं सुनेंगे क्योंकि ये हमारे दायरे इख्तियार में नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का तो एक कंसिस्टेंट चांस रहा है इस मामले में, इसलिए मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में कोई इब्हाम होना चाहिए या वो कोई ऐसा हुक्म देगी जो उनके पुराने फैसलों को, उन नज़ायर को के खिलाफ जाएंगे। अब आखिरी बात में मैं आता हूँ जो अभी इरफान कादिर साहब ने की कि उन्होंने फिर कहा कि अगर ऐसा होता है तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट अपना मतलब कैसे होगा, फिर हारी धारा जो है वो तो क्या कहते हैं मादर पितर आजाद हो गया। मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट को जो इम्यूनिटी दी गई है उसका मकसद ही यही है कि इसको हर लिहाज से आजादी होनी चाहिए। बरतानवी पार्लियामेंट का अगर आप ब्रेडलॉ वर्सेस डोसिट केस देखेंगे तो बड़ा पुराना केस है, उसमें जो जुरिस्डिक्शन पार्लियामेंट की डिफाइन की गई है वही बाकी केसेस में इस्तेमाल होती रही। अर्स्किन एंड मे जो बहुत बड़ी एक ट्रीटाइज है, एक डॉक्यूमेंट किताब है जिसको तमाम दुनिया के पार्लियामेंट कंसल्ट करते हैं अपने प्रोसीजर के लिए, उसमें भी ये क्लियरली लिखा हुआ है। और इस तरह के इकदाम तो क्लियर कट, देखिए मेरी बात सुनिए राजा साहब, किसी ऐवान का सरबराह कौन होगा, स्पीकर कौन होगा, उसका इलेक्शन कैसे होगा, ये जो प्रोसीडिंग्स हैं ये इंटरनल प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट में आती है जो कि 69 के अंदर तो इम्यून है। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर जो कि ऐवान का सरबराह होता है, ऐवान का लीडर ऑफ द हाउस होता है, उसकी इलेक्शन उसके हवाले से उसको इलेक्शन करना या उसको डिसीट करना, ये भी एग्जैक्टली प्योरली इंटरनल प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट के जुमरे में आती हैं। और इस पर सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये हमारे 7 ममालिक जिनका एक ही तरह का सिस्टम हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम है, और बरतानिया की अदालतों के सैकड़ों केस हैं। मैंने खुद आर्ग्यू किए हैं इस हाई कोर्ट के सामने नवंबर के महीने में, और हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया है, पिटीशन रिजेक्ट कर दी उनकी कि आप इलेक्शन ऑफ स्पीकर को, इलेक्शन ऑफ चेयरमैन सेनेट को चैलेंज नहीं कर सकते। इट इज ए मैटर विच कम्स अंडर द इंटरनल प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। तो मैं ये कहता हूं कि जब आपका आईन ये कहता है तो फिर उसको करने दें। बैरिस्टर साहब, मादरत के साथ मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, नाजरीन मैं ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इंटरनल गुफ्तगू की बात, इंटरनल मैटर्स ऑफ द पार्लियामेंट की बात की जा रही है। सिमिलर केस जिसका अभी बैरिस्टर सैफ साहब ने भी जिक्र किया था, सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब का जब सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन था, 7 वोट वो कैंसिल हुए और संजरानी साहब चेयरमैन बन गए। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसका एक फैसला दिया है। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब भी उस केस में हिस्सेदार थे और सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब के वकील मलिक जावेद इकबाल वैंस साहब यूसुफ रजा गिलानी की तरफ से लॉयर थे, वो हमारे स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। मैं थोड़ा सा जरूर उसको डिस्कस करना चाहूंगा, क्या वो केस एक नजीर के तौर पर, एक प्रेसिडेंट के तौर पर पेश किया जा सकता है? नहीं, बैरिस्टर इरफान कादिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जस्टिस शाइक उस्मानी साहब भी मौजूद हैं। स्टे विद अस।